हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है खनिज पोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका के बारे में। मैंने पिछले कुछ वीडियोज में आपको बताया है कि हम पोषकों को कैसे पहचानते हैं, कैसे ये पता लगाते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है और किन को नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें किन की भूमिका ज़्यादा होती है, किन की कम होती है और उनकी क्या भूमिका होती है। ये सारा कुछ जानेंगे। साथ ही मैंने आपको आवश्यक पोषक तत्व तथा पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्व इन सभी के बारे में पिछले दोनों वीडियो में बताया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो देखिए, जो अनिवार्य तत्व है, अब अनिवार्य तत्व यहाँ पे किसके लिए होना चाहिए? तो जो अनिवार्य तत्व है यानी पौधों के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो क्या करते हैं? तो पौधों की कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। और उपापचयी क्रिया क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि सजीवों के अंदर उनकी कोशिकाओं में अनेक सारी अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती है जिसे हम उपापचयी प्रक्रिया या उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव के प्रासरण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य, बृहद अणु तथा सह एंजाइम के मूल संघटक कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप व क्रियाएं निम्नानुसार है। तो देखिए, आवश्यक पोषक तत्व है वो कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न तरह के कार्यों का निर्वहन करती है। मतलब उसकी सहायता से ही विभिन्न तरह के कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है कि परासरण दाब का नियंत्रण करना हो या फिर इलेक्ट्रॉन का परिवहन करना हो, एंजाइम से संबंधित कार्य हो, ये सारे कुछ किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सभी पोषक तत्वों के द्वारा ही किए जाते हैं। किस पोषक तत्व के द्वारा? तो आवश्यक पोषक तत्वों के द्वारा। इसीलिए तो उनको आवश्यक पोषक तत्व कहा जा रहा है, क्योंकि उनके बिना ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। अब देखिए, उसमें से जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो ये सब हैं। इसको बारी बारी से सबको जानते चलना है और नोट करते जाना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऐसा पोषक पदार्थ है जिसकी आवश्यकता पौधों में सबसे ज़्यादा होती है। आपने, अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे या आपके पास किसान होंगे तो आपको पता होगा कि जो किसान होते हैं वो पौधों में यूरिया डालते हैं। ठीक है, यूरिया डालते हैं। आप कभी उस यूरिया के बोरे पे डालिए, देखिएगा उसमें लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन उसमें कितना रहता है? 46% रहता है। अब बाकी में अन्य सभी चीज रहते हैं। तो इस तरह समझिए कि नाइट्रोजन की अनिवार्यता पौधों के लिए सबसे ज्यादा होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3 आयन के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा NO2 आयन तथा NH4 आयन के रूप में भी ली जाती है। तो देखिए, मुख्य रूप से उसका अवशोषण किस लिए होता है? तो NO3 के रूप में, लेकिन इसके अलावा कुछ मात्रा में NO2 तथा कुछ मात्रा में NH4 के रूप में भी लिया जाता है। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों, विशेषतः विरजोतकों उत्तकों माने विरजोतक उत्तकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संघटक है। यानी नाइट्रोजन किसका संघटक है? तो प्रोटीन का है, न्यूक्लिक अम्ल का है, विटामिन का है और हार्मोन का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि नाइट्रोजन से मिल करके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन बनते हैं। ठीक है, ये समझ गए नाइट्रोजन की बात। अब चलिए जानते हैं फास्फोरस के रूप में। फास्फोरस, पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फॉस्फेट आयनों अथवा फॉस्फेट आयनों, यहाँ पे दोनों ये फॉस्फेट आयन है, देख सकते हैं, के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए संघटक है।
तथा सभी फास्फोराइलेशन अभिक्रियाओं में इसका महत्व है। तो यहाँ से समझिए, फास्फोरस की आवश्यकता है पौधों को, ये तो अनिवार्य तत्व है। किसके लिए अनिवार्य तत्व है? तो पौधों के लिए फास्फोरस अनिवार्य है। दूसरी चीज, इसका अवशोषण किसके रूप में होता है? तो फॉस्फेट आयनों के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पे H2PO4 या फिर HPO42, ये इस रूप में क्या करते हैं हम लोग नहीं मतलब पौधे क्या करते हैं, इन आयनों के यानी फॉस्फेट आयनों के रूप में फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। और फास्फोरस किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो क्या करता है? कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन और सभी न्यूक्लिक अम्लों तथा न्यूक्लियोटाइड के लिए संघटक है। यानी फास्फोरस सभी कोशिका झिल्ली में होता है, प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक अम्ल में होता है और न्यूक्लियोटाइड में होता है। बिना फास्फोरस ये सभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जानते हैं हम लोग पोटेशियम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप अगली कक्षाओं में पढ़िएगा उनकी संरचना क्या होती है, डीएनए जब मैं आपको बताऊंगा उसमें। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि उसमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पौधों द्वारा यानी पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है। अब देखिए, ये जानिए पोटेशियम आवश्यक तत्व है, इसका अवशोषण किसके रूप में होता है? तो पोटेशियम आयन के रूप में होता है। इसकी पौधों के विभज्योतक ऊतकों, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पे होती है? किसकी आवश्यकता? पोटेशियम की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे होती है? तो विभज्योतक ऊतक में होगी, जो कलिका बनती है वहां पे होती है, पर्ण होती है और मूल शीर्ष में होती है। अगर आपने विभज्योतक ऊतक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप शुरू से इस क्लास 11 का जो लेसन 1 से वीडियो है, लेसन 1 से मैंने लेसन 11 तक का कंप्लीट वीडियो करा दिया है, साथ ही 7 लेसन तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। तो आप इन सब वीडियो को देखिएगा, तो जब इतने ये सब छोटे छोटे टर्म हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जान जाइएगा। हालांकि चलिए मैं बता ही देता हूँ, विभज्योतक वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। मतलब एक कोशिका है उसमें विभाजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएंगे, इसे कहते हैं विभाजन। यानी एक कोशिका से लगातार दो कोशिका बनती है, फिर दो से चार कोशिका बनेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं विभज्योतक ऊतक। यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। पोटेशियम कोशिकाओं में धन आयन ऋण आयन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं के स्थित अवस्था में बनाए रखने के में शामिल होता है। तो वैसे आप समझ सकते हैं पोटेशियम का कितना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि रंध्र को खोलने बंद करने में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और एंजाइमों की सक्रियता बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि रंध्र कितना इम्पोर्टेंट है। रंध्र अगर नहीं खुले, नहीं बंद हो सही से, तो पौधे अपना जो जीवन चक्र है वही पूरा नहीं कर पाएंगे, पौधे मृत हो जाएंगे। और रंध्र का काफी ज्यादा महत्व है। इसका भी मैंने रंध्र के बारे में भी पिछले चैप्टर में बताया है। तो आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इसलिए आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बहुत बता दिया इसमें, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि पोटेशियम एक आवश्यक तत्व है जिसके अवशोषण किसके रूप में होता है? पोटेशियम आयन के रूप में होता है। और ये कहाँ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो विभज्योतक ऊतक है, कलिका है, पर्ण है, मूल शीर्ष है, इसके लिए आवश्यकता होता है। साथ ही यह क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में, रंध्रों खुलने बंद होने में भी सहायता करता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ, जो है कैल्शियम। ठीक है, अब जानते हैं कैल्शियम के बारे में। पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, कैल्शियम एक पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता पादपों को होती है। इसका अवशोषण किसके रूप में होता है? तो कैल्शियम आयनों के रूप में होता है। ठीक है, अब इसके कार्य जान लेते हैं। इसकी आवश्यकता विभज्योतक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। ठीक है, तो कैल्शियम किसको ज्यादा चाहिए? विभज्योतक तथा विभेदित हुए ऊतकों को चाहिए ज्यादा। ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। यानी जब कोशिका विभाजन होता है उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पादपों में कोशिका भित्ति होती है, आपको पता ही होगा। कोशिका भित्ति के निर्माण में भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में इसकी अनिवार्यता समसूत्री तंतु निर्माण के दौरान भी होती है। यह पुराने पत्तियों में एकत्र हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा अपच कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कैल्शियम एक पोषक तत्व है जो किसके रूप में अवशोषित होता है पौधों में, कैल्शियम आयनों के रूप में। इसकी आवश्यकता किसके लिए होती है, तो विभजोतक तथा विभेदित हुए ऊतकों के लिए होती है। साथ ही कोशिका भित्ति के निर्माण में और तरतुक के निर्माण में होता है। जब समसूत्र विभाजन हो उस समय इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पोषक तत्व की ओर जो कि है मैग्नीशियम। ठीक है, यह पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैग्नीशियम आयन के रूप में मैग्नीशियम का अवशोषण होता है। यह कहाँ पे काम आता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है तथा डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो सबसे इसमें देखिए मैग्नीशियम आवश्यक तत्व है। इसका अवशोषण कैसे होता है, मैग्नीशियम आयन के रूप में होता है। कहाँ पे काम में आता है, तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में आता है। साथ ही यह डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी उपयोगी होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संघटक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में भी सहायक है। तो मैग्नीशियम के लिए देखिए कितना मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है। साथ ही इसे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम इन सभी चीजों के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले पोषक तत्व जो कि है गंधक। पादप गंधक को सल्फेट के रूप में लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गंधक किस रूप में अवशोषित किया जाता है, तो ये सल्फेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह सिस्टीन व मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल में पाया जाता है। गंधक कहाँ पे पाया जाता है, सिस्टीन और मेथियोनिन नामक अम्ल में पाया जाता है। इसमें सिस्टीन और मेथियोनिन नामक अम्ल में पाया जाता है तथा अनेक विटामिनों जैसे थायमीन, बायोटिन, काइंजाइम ए एवं फेडोक्सिन का मुख्य संघटक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि गंधक सल्फेट के रूप में अवशोषित होता है और यह सिस्टीन तथा मेथियोनिन नामक अम्ल में मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ ही यह अनेक विटामिनों में भी पाया जाता है। लोहा लोहा पादप को फेरिक आयन के रूप में लेता है। यानी पादप जो है वो लोहा को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो फेरिक आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधों की इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो लोहा की अनिवार्यता क्या है, अधिक। यह रेडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। तो ये समझिए कि लोहा की आवश्यकता क्यों अधिक होती है, क्योंकि यह किसका भाग है, तो रेडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन होते हैं, उनका भाग होता है। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसलिए लोहा की अनिवार्यता ज़्यादा होती है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2+ से Fe3+ के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो लोहा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह रेडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है और ये प्रोटीन क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने में बिजी रहते हैं, मतलब उनका स्थानांतरण करते हैं। और ये अपना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस रूप में करता है, ये क्या करता है, यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे ये Fe2 से Fe3+ बना लेता है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। साथ ही यह क्या करता है, तो कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय करता है और इसके साथ ही पर्णहरित के निर्माण के लिए भी अनिवार्य होता है। आगे जानते हैं मैग्नीज के बारे में। यह मैग्नस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो मैग्नीज किस रूप में अवशोषित किया जाता है, ये अवशोषित किया जाता है मैग्नस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइम को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। तो देखिए मैग्नीज क्या करेंगे, तो ये प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तब क्या करते हैं, जल के अणुओं को विखंडित कर देते हैं। जैसे जल का अणु क्या होता है, H2O के रूप में होता है, इसको ये विखंडित कर देते हैं और वहां से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 को
उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं जिंक। पादप जिंक को जिंक आयन के रूप में लेते हैं। यह विविध एंजाइमों को विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। इसमें याद रखने वाला क्या चीज़ है, जो जिंक का अवशोषण होता है वो जिंक आयन के रूप में होता है। जिंक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न तरह के एंजाइमों को सक्रिय करता है। जिंक क्या करता है, विभिन्न तरह के एंजाइमों को सक्रिय करता है। लेकिन उन सभी एंजाइमों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम है जिसको सक्रिय करता है विशेष रूप से। इसके अलावा भी अन्य सारे एंजाइम हैं उनको भी सक्रिय करता है, और साथ ही इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए भी होती है। इसके बाद चलते हैं हम लोग तांबा पे। फ्रेंड्स ये सब समझ लीजिए, क्या आपने कभी सोचा था कि पौधों को इतने सारे पोषक तत्वों के लोहा, तांबा, इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता होती है? अगर आपने सोचा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यह क्यूप्रिक आयन ये रूप में अवशोषित होता है। तो तांबा किस रूप में अवशोषित होता है, क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो तांबा तांबा क्यों इम्पोर्टेंट है, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह पादप में जो समग्र उपापचय होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अनिवार्य है। यानी बिना तांबा के जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो नहीं होगी, और अगर उपापचय क्रियाएं नहीं होती है तो पौधे को जीवित रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पौधे सूख जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तांबा आवश्यक है। लौह की तरह यह भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया में जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है तथा यह भी विपरीत दिशा में Cu+ से Cu2+ में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, तो जैसे लोहा होता था, ये भी क्या करता है, रिडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है, मतलब उनके साथ रहता है। और यह क्या करता है, विपरीत दिशा में यानी Cu+ से Cu+2 में ऑक्सीकृत होता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले पोषक तत्व जो कि है बोरॉन। यह Bu3 आयन तथा B2O7 2- आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम आयन को संग्रह तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता व पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन तथा कार्बोहाइड्रेट का स्थापन में होती है। देखिए बोरॉन की अनिवार्यता कहाँ होती है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को ग्रहण करने में इसकी आवश्यकता होगी। साथ ही झिल्ली की कार्यक्षमता यानी कोशिका झिल्ली है वो अच्छे से कार्य करे। पराग अंकुरण यानी जो पराग कण होते हैं वो अंकुरित सही से हो, सही से युग्मक बने, उसके लिए होती है। साथ ही कोशिका दीर्घीकरण यानी कोशिका में वृद्धि हो, साथ ही कोशिका का विभेदीकरण यानी अलग अलग तरह, विभेदन मतलब होता है अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनना। विभाजन के बाद जब कोशिकाएं विभेदित नहीं, देखिए कोशिका विभाजन के बाद जब कोशिकाओं में पुनः विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है तो उनमें विभेदन हो जाता है, यानी वो विशेष कार्य के लिए विशिष्ट हो जाती है, यानी किसी विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है, उसी कोशिका विभेदन कहते हैं। तो कोशिका विभेदन में इनका स्थान क्या होता है, बोरॉन का इम्पोर्टेंट स्थान होता है। चलते हैं अगले पोषक तत्व की ओर जो कि है मोलिब्डेनम। ठीक है, अब जानते हैं मोलिब्डेनम कहाँ पे आवश्यक होता है और इसका अवशोषण कैसे होता है। पादप इसे मोलिब्डेट आयन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, मोलिब्डेट आयन के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय की अनेक एंजाइमों जैसे नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज तथा अन्य कई एंजाइमों का घटक होता है। ठीक है, तो ये कई सारे एंजाइम का घटक होता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोरीन के बारे में। इसे क्लोराइड एनायन यानी Cl- के रूप में अवशोषित किया जाता है। किसके रूप में, क्लोराइड एनायन के रूप में अवशोषित किया जाता है। किसका, क्लोरीन का। पोटेशियम तथा सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलय की सांद्रता तथा एनायन केटायन संतुलन के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। तो क्लोरीन क्या करती है, तो ये पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर कोशिकाओं में जो विलय सांद्रता होती है उसकी एनायन और केटायन को संतुलित करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निष्काश होता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो उस समय विखंडन के लिए अनिवार्य है, यानी उस समय भी जब जल के अणु यानी H2O विखंडित होता है तो वहां से ऑक्सीजन निकलता है, उसमें भी यह अनिवार्य होता है। तो ये सब थे पोषक तत्व जिनकी क्या क्या अनिवार्यता थी जिसके बारे में मैंने बताया।
फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको अनिवार्य तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण बताऊंगा, यानी कोई ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसकी अपर्याप्तता है तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, वो सारा कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।